हाल, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एक्स्ट्रा फोर्स कॉमर्स, यहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। सो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आप लोग बिल्कुल मजे में होंगे एंड आप लोग तैयार होंगे आज के हमारे इस सेशन के पहले गुल्लक के लिए। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई गेस गुल्लक अपलोड नहीं हुआ था ना, ठीक है कोई बात नहीं अगर गुल्लक अपलोड नहीं हुआ, बिकॉज अगर गुल्लक अपलोड नहीं हुआ तो और मज़े की बात है यार। बिकॉज पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपसे पूछूंगी कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना। पहले ये देखूंगी कितने बच्चे आंसर बता पा रहे हैं, कितने बच्चे आंसर नहीं बता पा रहे। फिर उसके बाद तो टेस्ट पेपर अपलोड हो ही जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं अगर नहीं अपलोड हुआ था, वैसे मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाती है गलतियाँ, ठीक है जी। चलिए ऑल राइट मैम गुल्लक तो अपलोड नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम इधर इसको डिस्कस कर लेंगे। जैसे ही क्लास हमारी एंड होगी फिर ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन कर लूँगी। क्या है ना यार, जब पहले गुल्लक अपलोड हो जाता है ना तो बच्चे क्वेश्चन के आंसर्स पहले ही चीटिंग करके लेके आ जाते हैं, और इधर जब मैं पूछती हूँ तो बच्चे वही आंसर्स बता देते हैं, है ना, जो गुल्लक में लिखा होता है। तो चीटिंग करने का मौका यहाँ पर बच्चों को कम मिलता है। अगर अपलोड कर दो तो बच्चों को मौका मिल जाता है चीटिंग करने का, ठीक है। चलो कोई बात नहीं जी। ऑल राइट तो कैसे हो आप सभी लोग। हेलो यार, हेलो श्रुति, हेलो मनप्रीत, हेलो नित्या, हेलो कृष्णा। हाँ, 1 पेजर नोट्स एंड ये गुल्लक अभी आपका अपलोड हो जाएगा एज सून एज द क्लास विल एंड, मैं बता दूंगी, ठीक है। या अभी नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, लेकिन मैंने मैसेज डाला हुआ है उदय भैया को। उदय भैया जैसे ही उनको टाइम मिलेगा ही विल अपलोड, मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। बना के सब तैयार है, ये भी तैयार है, 1 पेजर्स भी आपके लिए तैयार है, बस अपलोड करने की देरी है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। अगर रात को नहीं हो पाया तो कल तक हो जाएगा, लेकिन वो हो जाएगा, ठीक है जी। ऑल राइट हेलो किरण, हेलो बेबी डॉल, वाह बेबी डॉल में सोने दी। हेलो प्रथम, हेलो नित्या, हेलो प्रत्युष, हेलो मनप्रीत, हेलो चिराग, हेलो समन, हेलो मुस्कान, हेलो तमन्ना, हेलो वैशाली, हेलो हर्षित। काफ़ी सारे बच्चे हैं यार, सबका नाम नहीं ले पाऊंगी। चले जी ऑल राइट तो कितने बच्चे तैयार हैं आज के सेशन के लिए। चैट्स को मैं ऑन कर देती हूँ, बट चैट्स को मैं प्राइवेट ही रखूँगी, बिकॉज अगर मैंने चैट्स को पब्लिक कर दिया तो आप लोगों की चीटिंग शुरू हो जाएगी, है ना। जो आंसर रिया ने दिया है वही आंसर रोहन देगा, क्योंकि रोहन को रिया पे पूरा विश्वास जो है ना, आँख बंद करके विश्वास जो है, इसलिए ये सब आप ना कर पाओ, मैं चैट्स को प्राइवेट कर देती हूँ, ठीक है जी। ऑल राइट कल सॉन्ग लगाया तो था यार, रोज सॉन्ग लगाऊँ, आप क्या चाहते हो। इधर मैं कॉन्सर्ट बना दूँ अपना, पूकी मैम कॉन्सर्ट, क्या चाहते हो तुम। चलिए जी ऑल राइट 1 पेजर नोट्स अपलोड हो जाएंगे, अभी नहीं हुए तो कल हो जाएंगे, बट अपलोड हो जाएंगे कल तक, ठीक है। आप निश्चिंत रहो, डोंट वरी, हम आपके साथ हैं, कुछ गलत नहीं होगा। 1 पेजर्स का वादा किया था, 1 पेजर नोट्स का, तो अपलोड हो जाएंगे वो, ठीक है। चलिए जी ऑल राइट अच्छा यार, पता हम 11th क्लास के बच्चों का इंटरव्यू ले रहे थे ना, तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी थे जिनके परसेंटेज तो बहुत अच्छे आए थे, लेकिन पता नहीं किसी कारणवश उन्होंने नहीं एनरोल किया, उन्होंने पता नहीं क्या, आई डोंट नो पीछे क्या हुआ, बैकएंड में क्या हुआ, लेकिन उन बच्चों का हम इंटरव्यू नहीं ले पाए, लेकिन उनके परसेंटेज बहुत अच्छे आए थे। जैसे कि सप्तदीप था एंड आई गेस 1-2 बच्चे और थे। मैं ज़रा अपना इंस्टा चेक करती हूँ, वहाँ पर मुझे उनके नाम मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं अपना इंस्टा खोलती हूँ। 2 मिनट। हाँ, जैसे कि सक्षम मट्टा भी था, सक्षम मट्टा, है ना, सक्षम मट्टा के भी 96.30% थे, ठीक है। सप्तदीप था, सप्तदीप के भी 98% थे। तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे छूट गए यार जिनके इंटरव्यूज़ नहीं ले पाए। नाउ आई डोंट नो कि क्या इशू हुआ, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, है ना, उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, आई मीन, है ना, आई डोंट नो व्हाट द इशू वाज। बट सच में यार, मतलब जब ऐसे रिजल्ट्स देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने इतनी मेहनत की थी, हमने बच्चों ने भी इतनी मेहनत की थी एंड आखिर वो मेहनत रंग लेके आई है, तो बहुत अच्छा लगता है वो देख के।
आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस, रियली प्राउड ऑफ यू गाइस। तो जितना आपने 11th में स्कोर किया है, जितनी आपने मेहनत की है 11th में, आपको उससे भी ज़्यादा एफर्ट देने हैं एंड आपको 12th में भी बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं, ठीक है जी। चलिए जी, और प्रिया तिवारी 92 बोल रही है। लवी के भी 99 आए BST में। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साक्षा मट्टा बोल रहे मैम अप्लाई किया था लेकिन पता नहीं कॉल क्यों नहीं आया। ठीक है, कुछ हो गया होगा, आई डोंट नो, या ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों के नाम शॉर्टलिस्ट कर दिए। ऑलरेडी जितने बच्चों के पहले आए होंगे हमने उतने बच्चों का कर लिया होगा, आपका थोड़ा सा लेट आ गया होगा, ऐसा कुछ रीज़न हो सकता है, ठीक है। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ बच्चों का इंटरव्यू लें, कुछ बच्चों का इंटरव्यू ना लें, ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। वो क्या होता है ना कि जो बच्चे पहले अप्लाई कर देते हैं उन बच्चों के नाम पहले आ जाते हैं, है ना, तो हम उन्हीं बच्चों के फिर इंटरव्यूज़ को शेड्यूल कर देते हैं, है ना। तो जो थोड़े लेट हो जाते हैं वो फिर उनका नहीं हो पाता है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है जी। चलिए, ऑल राइट। मैम मेरे BST में 93 आए हैं, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे नंबर हैं दिशा यार। वैसे ही जितने आपने स्कोर किए हैं 11th में, आपको उससे ज़्यादा नंबर अब स्कोर करने हैं 12th में मेरी जान, बिकॉज अब 12th आपकी बोर्ड की क्लास है, ठीक है जी। तो चलिए यार, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज गुड लक, आवर टुडेज फर्स्ट टेस्ट पेपर ऑफ द ईयर। चलो जी, ऑल राइट। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे गुड लक से, और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मैं जरा जूम इन कर देती हूं, देखो क्वेश्चन दिख रहा है ना। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मैनेजमेंट स्टेटमेंट फर्स्ट ये बोल रही है कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। अब जरा सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, जो मैं क्वेश्चंस कर रही हूं उसका आंसर देंगे। सब बच्चों को विजिबल है जो इधर लिखा दिख रहा है, या और जूम इन करना है? इज इट क्लियर? दिख रहा है ना? चलिए जी, ऑल राइट। देखो जी, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रही है? स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड बोल रही है द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड ये बोल रही है जो एक्टिविटीज एक एंटरप्राइज को मैनेज करने में आती हैं वो सारी ऑर्गेनाइजेशन पे कॉमन होती है, भले ही वो इकोनॉमिक है, भले ही वो सोशल है, या वो भले ही पॉलिटिकल है, ठीक है जी। अब आपको इसका सही आंसर बताना है। नाउ यू हैव टू टेल द राइट आंसर ऑफ दिस। बताइए जी क्या है, बताओ क्या है इसका आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है, या दोनों सही है, दोनों गलत है? बताओ क्या है इसका सही आंसर, फटाफट बताओ। हाँ, पोल भी लगाऊंगी डोंट वरी, लेकिन सारे क्वेश्चंस पे पोल लगाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर सारे क्वेश्चंस पे पोल लगा दिया मेरी जान तो रात के 12 बज जाएंगे, ठीक है जी। चलो बताओ, पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। दूसरी स्टेटमेंट ये बोल रही है कि जो एक्टिविटीज एक एंटरप्राइज को मैनेज करने में आती हैं वो सब जगह लगती हैं, भले इकोनॉमिक है, भले सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, भले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। बताइए क्या इसका आंसर? वेरी गुड। सो बच्चे डी इसका आंसर बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि बिल्कुल सही बोला आपने। क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल भी है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल भी है, साथ में मैनेजमेंट परवेसिव भी है। यानी इधर लिखा गया है जो एक्टिविटीज अप्लाई की जाती हैं वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी लगती हैं, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी लगती हैं, वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में भी लगती हैं। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी एमसीक्यू है, ये बेसिकली केस स्टडी वाला एमसीक्यू है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है शगुन अ मोबिलिटी प्लेटफॉर्म इज इन द प्रोसेस ऑफ लेइंग ऑफ 400 से 500 एम्प्लॉइज इन अ मूव एम्ड एट ड्राइविंग कॉस्ट एफिशिएंसी। शगुन जो एक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है वो 400 से 500 लोगों को निकालना चाह रहा है। क्यों? बिकॉज उसको अपना पैसा बचाना है, ठीक है। यानी कॉस्ट कटिंग करनी बोल तो कॉस्ट एफिशिएंसी उसको चाहिए, यानी उसको अपना पैसा बचाना है, कॉस्ट एफिशिएंसी उसको चाहिए, तो इसलिए वो 400 से 500 लोगों को निकालना चाह रहा है, ठीक है। Which objective of management will the firm not be able to achieve by carrying out this process? अगर शगुन ये जो फर्म है, ये जो प्लेटफॉर्म है, अगर 400 से 500 लोगों को हटाता है तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं फुलफिल करेगा? क्या बोला है? कौन सा ऑब्जेक्टिव वो नहीं फुलफिल करेगा? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है एफिशिएंसी, सोशल, प्रॉफिट या सर्वाइवल। फटाफट बताओ क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए,
फटाफट बताइए जी बच्चे क्या बोल रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलो यार इसका एक पोल लगा देती हूँ, इसका एक पोल लगा देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, चलिए जी। ऑल राइट, पोल आपका लग चुका है। फटाफट आंसर बताओ कि क्या हो सकता है इसका आंसर। आंसर बताइए। आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है। फटाफट बताइए। वेरी गुड वेरी गुड। तो काफ़ी सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, लेकिन अब मैं पोल में देखना चाहती हूँ कि आखिर पोल में क्या आंसर आ रहा है। रुक जाओ। ऑल राइट, चलो जी। पोल एक्सपायर हो गया आपका, पोल एक्सपायर हो गया। अच्छा, वाह यार, आपसे ये उम्मीद नहीं थी यार, आपने फिर से मेरा दिल तोड़ दिया। तो 16% बच्चों ने बोला है ए, 16% बच्चों ने बोला है ए, 58% बच्चों ने बोला है बी, ठीक है। 58% बच्चों ने बोला है, दूसरा पेन यूज करूं क्या यार। 16% बच्चों ने बोला है ए, ठीक है। 58% बच्चों ने बोला है बी, 13% बच्चों ने बोला है सी और 11% बच्चों ने बोला है डी। यार 60% बच्चों ने भी सही आंसर नहीं दिया। शेम ऑन यू गाइस यार, सच में यार आपने मेरा दिल तोड़ दिया यार। अब सच में यार बहुत बुरा पिटोगे तुम, इतना मारूंगी, मार के तुम्हारा भरता बना दूंगी अब मैं, जिसका सही आंसर नहीं दिया। इतना प्यार, इतना सिंपल क्वेश्चन था। साफ बात बोली जा रही है कि शगुन कंपनी ने 400 से 500 लोगों को हटा दिया। अब बेचारे 400 से 500 लोगों को हटाया है, नौकरी से निकाला है, उनके घर परिवार पे क्या असर जाएगा, वो अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे। उनके साथ गलत हुआ है ना यार, है ना। तो कंपनी ने यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं फुलफिल किया मेरी जान, कंपनी ने सोशल ऑब्जेक्टिव को नहीं फुलफिल किया। इफिशिएंसी, प्रॉफिट, सर्वाइवल कहाँ से आ गया, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। पता नहीं कौन सी बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ के तो नहीं आ रहे हो, बिकॉज मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ाया था। हाँ, पता चल रहा है किसी और, कहीं और से पढ़ के आ रहे हो, फिर आंसर आके मुझे गलत दे रहे हो। नहीं जान, मैंने ये नहीं पढ़ाया। हाँ, क्या कर रहे हो, क्लास में ध्यान नहीं देते हो क्या। चलो तो ठीक है, इज इट क्लियर। तो क्या इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है सोशल ऑब्जेक्टिव, बिकॉज कंपनी यहाँ पर लोगों को निकाल रही है। क्योंकि वो लोगों को निकाल रही है तो उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, इसलिए कंपनी सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर रही है। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। इफिशिएंसी कौन सा ऑब्जेक्टिव था, प्रॉफिट ये क्या था, प्रॉफिट की तो कहीं बात ही नहीं की जा रही ना, सर्वाइवल की जा रही है। ठीक है जी, क्लियर। तो चलो अब मैं उन बच्चों के सारा नाम लेती हूं जिन्होंने गलत आंसर किया है। आओ वो जरा सुनो, गौर से सुनो, देखो। तो अब मैं उन बच्चों के नाम लेने जा रही हूं जिन्होंने गलत आंसर किया है, जरा ध्यान से सुनना। देखो तो, अरे यार आ क्यों नहीं रहा। प्रियांशु देवनगन, अलंकृति सिंह, प्रतीक्षा चौहान, शुभी गौर, एंजल खन्ना, प्रक्षल जैन, कृष्णा, अर्ची माली, मोहित शर्मा, रिया चौहान। एंजल खन्ना यार, तुमसे ही उम्मीद नहीं थी यार, तुम तो मेरी प्रारंभ बैच की बच्ची थी, लास्ट ईयर तुम पढ़ती थी मुझसे यार, गलत आंसर देना सीख गई क्या यार। तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया यार तुमने मेरा। कीर्ति राज मैम, मेरा नाम एक बार गूगल कीजिए प्लीज। क्यों कीर्ति राज में ऐसा क्या नाम छुपा हुआ है। चलिए जी, ऑल राइट। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ए प्रोफेशन इज फुल्ली सेटिस्फाइड बाय मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा फीचर होता है प्रोफेशन का जो फुल्ली सेटिस्फाई किया जाता है मैनेजमेंट द्वारा।
सर्विस मोटिव, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। यानी वो यहाँ पर वो कौन सा फीचर है प्रोफेशन का जो मैनेजमेंट जैसा होता है, जो मैनेजमेंट से फिट बैठता है ना। हमने काफी सारे फीचर्स को कंपेयर किया था, फिर मैंने राइट रॉन्ग भी लगाए थे, याद है ना? बस वही है वो। बताओ क्या आंसर है इसका, फटाफट बताओ। अब गलत आंसर मिला ना, बहुत पिटोगे तुम लोग, बहुत ज्यादा, सच में इतना मारूंगी ना यार। बताओ फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ज्यादातर बच्चे क्या बोल रहे हैं, मोस्टली बच्चे बोल रहे हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बिकॉज नॉलेज कहाँ पर है, नॉलेज प्रोफेशन में भी है, नॉलेज मैनेजमेंट भी है। आपको मैनेजमेंट में भी नॉलेज एक्वायर करनी है, आपको प्रोफेशन में भी नॉलेज एक्वायर करनी है, ठीक है। सर्विस मोटिव नहीं, प्रोफेशन का सर्विस मोटिव क्या, प्रोफेशन का सर्विस मोटिव क्या होता है कि हमें अपने क्लाइंट्स को अच्छे से सर्व करना है, जबकि मैनेजमेंट का सर्विस मोटिव नहीं होता, उनका ये होता है कि जो हमारा उद्देश्य है हम उसको अचीव करें। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई भी इंसान मैनेजर बन सकता है, लेकिन कोई भी इंसान प्रोफेशनल नहीं बन सकता, उसको वो पेपर देना पड़ता है, उसको पेपर क्लियर करना पड़ता है, उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कोई मैनेजर का कोई तौर तरीका नहीं होता, कोई बिहेवियरल पैटर्न नहीं होता ऑलरेडी सेट, लेकिन हाँ प्रोफेशन में जरूर होता है कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इज इट क्लियर गाइस? बढ़िया बढ़िया तरीके से समझ आया। ऑलराइट ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। चले जी, ऑलराइट ऑलराइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड एंश्योर दैट ऑल एक्शन आर एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द स्टेटमेंट हाईलाइट्स द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो क्या बोला गया है, ये एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करती है बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड ये मेक श्योर करती है कि जो भी काम हो रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हो। तो वो कौन सी चीज होती है? बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स कल मैंने आपको दिए थे, याद है नहीं? वो भी भूल गए हो? बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या है कि कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करता है। क्या है इसका सही आंसर? फटाफट बताइए। अच्छा यार, क्लास में विपिन तिवारी है क्या? विपिन तिवारी ने मुझे मैसेज किया हुआ था कुछ, तो इसी यार तुम उसका रिप्लाई देने वाली थी, लेकिन इसके पहले उसका रिप्लाई देती उसकी आईडी डीएक्टिवेट हो गई। सो इफ विपिन तिवारी अगर आप हो तो प्लीज़ आपको मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। यू कैन, अब कैसे यार, आपकी तो आईडी बंद हो गई। अगर विपिन तिवारी इधर है तो प्लीज़ लेट मी नो। चलिए जी, ऑलराइट ऑलराइट। आंसर क्या है इसका? आंसर है बताओ क्या है इसका आंसर? फटाफट बताओ। बहुत सिंपल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखती हूँ बच्चे क्या इसका आंसर बोल रहे हैं। बस फटाफट बताइए, थोड़ा सोच लो आराम से और बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको। ऑलराइट। तो क्या बोला है कि कोऑर्डिनेशन एक बाइंडिंग फोर्स की तरह एक्ट करता है डिपार्टमेंट्स के बीच में, और ये मेक श्योर करता है कि जितना भी काम हो रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हो। अब ये स्टेटमेंट क्या फीचर हाईलाइट कर रही है? ठीक है, ऑल एक्शन आर एम्ड, यानी जितने भी एक्शंस हो रहे हैं वो काम को अचीव करने के लिए हो, वो गोल को अचीव करने के लिए हो। तो क्या कोऑर्डिनेशन परवेसिव फंक्शन है? हाँ है, लेकिन ये बात इधर हाईलाइट नहीं की गई है, तो हम इसको रॉन्ग कर देते हैं। कोऑर्डिनेशन सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं बोला गया है कि हर एक मैनेजर उसको काम कर रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है? हाँ है, लेकिन इधर ऐसी कोई बात नहीं बोली गई जिसमें ये पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? लास्ट ऑप्शन है हमारा, कोऑर्डिनेशन एंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन को। हाँ करता है, इधर साफ लिखा गया है कि ये मेक श्योर करता है कि जितना भी काम हो रहा है वो गोल्स को अचीव करने के लिए हो, है ना। तो कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, वेरी सिंपल। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर है डी। ठीक है जी, समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एक बार रिलेट करके देखा करो कि ये स्टेटमेंट किसके साथ फिट बैठ रही है। ठीक है, आंसर अपने आप आ जाएगा। चलिए जी, ऑल राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं।
ऑलराइट जी, ऑलराइट। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये केस स्टडी वाला एमसीक्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द टॉपर ग्रुप इज लुकिंग टू मेक अ फोरे इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स and it has set up a business to seize the business opportunity and add to its prospects in the long run। जो टॉपर ग्रुप है, नेक्स्ट टॉपर वाला ग्रुप नहीं यार, कोई और टॉपर ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, वो सेमीकंडक्टर्स के बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, एंड वो लॉन्ग रन में भी नए नए प्रोस्पेक्ट्स को, नई नई चीज़ों को ऐड करना चाहता है, ठीक है। तो कंपनी ने ऑलरेडी नए नए प्रोजेक्ट्स में एंटर करने की कोशिश की है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, 5G नेटवर्क इक्विपमेंट एज वेल एज सेमीकंडक्टर्स के बिजनेस में, ठीक है। अब कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बिजनेस फुलफिल कर रहा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। पूकी, दुखी, भूखी, पूकी, वो तीन मैंने बताए थे आपको, उसी से सोच के बता दो यार, बताओ क्या है इसका सही आंसर? फटाफट बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर ओवर हियर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। द राइट आंसर इज ग्रोथ। द राइट आंसर इज व्हाट? द राइट आंसर इज ग्रोथ, बिकॉज यहाँ पर कंपनी ग्रो कर रही है, नए नए प्रोस्पेक्ट्स वगैरह को ऐड कर रही है। सो द राइट आंसर इज ग्रोथ, ठीक है जी। ऑल राइट, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार जूम इन कर देती हूं। चलिए जी, ऑल राइट, ऑल राइट, चलो जी, ऑल राइट। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एनी वन कैन बी कॉल्ड आ मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो कोई भी इंसान मैनेजर कहला सकता है, भले ही उसके पास कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, ठीक है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोफेशन दैट मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल इन द स्टेटमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। अब इनमें से वो कौन सा फीचर है प्रोफेशन का जो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा, जो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री या सर्विस मोटिव? बताइए क्या बोला गया है कि कोई भी इंसान बन सकता है मैनेजर, भले ही उसके पास कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, ठीक है। यहां पर कौन सा फीचर हाईलाइट हो रहा है जो फुलफिल नहीं होता मैनेजमेंट पे? बताइए, बताइए गाइस, बताइए इसका आंसर क्या है? फटाफट बताओ गाइस, थोड़ा पढ़ लो, देख लो आराम से, फिर बताना। आराम से पढ़ लो क्वेश्चन को, फिर बताना कि इसका आंसर क्या है आखिर। फटाफट बताओ। कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं। देखो मेरी जान, देखो देखो, हमने जब फीचर्स पढ़े थे, किसके फीचर्स पढ़े थे प्रोफेशन के, तो हमने ये देखा था, एक फीचर था रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी को प्रोफेशनल बनना है तो उसको वो एग्जामिनेशन पैटर्न, उसको वो एजुकेशनल पैटर्न क्लियर करना पड़ता है। जब वो पेपर वगैरह क्लियर हो जाता है तो उसको वो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। यानी हर कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता। अगर किसी को प्रोफेशनल बनना है तो उसको वो पैटर्न, वो एग्जामिनेशन एंड वो क्या बोलते हैं, एंड वो ट्रेनिंग वगैरह एक्वायर करनी पड़ेगी। लेकिन मैनेजर में ऐसा नहीं है, मैनेजर में ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजर में अगर आपके पास सर्टेन क्वालिफिकेशन है तो भी आप मैनेजर आराम से बन सकते हो। यहाँ पर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो ये बोलता है आपके पास ये डिग्री होनी ही चाहिए तभी आप एक मैनेजर कहलाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर ये बोला गया है, एनीवन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोसेस। यानी कोई भी मैनेजर बन सकता है, भले ही इसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन क्यों ना हो। तो ये बात कहाँ पर आ रही है? ये बात आ रही है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री में, ठीक है, क्लियर, ऑल राइट। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट तो ये बोलता है कि बिहेवियरल पैटर्न होता है प्रोफेशनल्स का, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन ये बोलता है कि प्रोफेशनल्स को रजिस्टर्ड होना पड़ता है एक एसोसिएशन के साथ, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ये बोलता था। सर्विस मोटिव ये बोलता है कि अपने क्लाइंट्स को सर्व करो, है ना, सर्विस प्रोवाइड करो अच्छी, ये बोलता है। तो हमारा सही आंसर क्या है? हमारा सही आंसर है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। इज इट क्लियर? समझ आई? ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। अब किसी बच्चे को डाउट तो नहीं? अगर किसी बच्चे को डाउट है सो यू कैन आस्क, आराम से पूछ लो। और जितने बच्चों को समझ आ गया एक बार चंगा जी स्पैम कर दो, ठीक है। इज इट क्लियर? फटाफट बताइए।
देखो फिर से बताती हूँ, देखो लास्ट टाइम बता रही हूँ, अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। हमने प्रोफेशन के फीचर्स पढ़े थे, ठीक है। प्रोफेशन के फीचर्स में हमने एक फीचर पढ़ा था जिसका नाम था रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी व्यक्ति को प्रोफेशनल बनना है तो वो ऐसे ही नहीं कि हर कोई भेड़ बकरियों की तरह घुस जाएगा। हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी को प्रोफेशनल बनना है तो एक प्रोफेशनल बनने के लिए उसको वो एजुकेशन पैटर्न, उसको वो पेपर देना पड़ता है, फिर जब वो क्लियर हो जाता है पेपर तो उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब जाके एक व्यक्ति प्रोफेशनल बनता है, यानी उसको वो एजुकेशनल पैटर्न, वो क्वालिफिकेशन उसको लेनी पड़ती है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। मैनेजर बनने के लिए कोई एज डिग्री, कोई एज क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास यही डिग्री होनी चाहिए तभी जाके आप मैनेजर कहलाओगे। एज कोई रूल नहीं है किसमें? मैनेजमेंट में, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल में है। तो यहाँ पर क्या बात बोली गई है? यहाँ पर ये बात बोली गई है कि कोई भी इंसान मैनेजर बन सकता है, भले ही उसके पास कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्यों ना हो। तो ये बोला गया है कि कौन सा फीचर था जिसमें हमने ये चीज पढ़ी थी? तो यही चीज मेरी जान हमने रिस्ट्रिक्टेड एंट्री में पढ़ी थी, ठीक है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में हमने बिहेवियरल पैटर्न के बारे में पढ़ा था। प्रोफेशनल एसोसिएशन में हमने ये पढ़ा था कि एक प्रोफेशनल को रजिस्टर्ड होना पड़ता है उसकी संस्था के साथ, उसकी एसोसिएशन के साथ। सर्विस मोटिव में हमने ये पढ़ा था कि प्रोफेशनल्स का काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री में ही हमने ये बात पढ़ी थी जो यहाँ पर हाईलाइट हो रही है, ठीक है। अब क्लियर? अब कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अब सब बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ गया? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल सेट। चलिए जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच कंसिस्टेंटली क्रिएट्स इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी इज। मैनेजमेंट का वो ऑब्जेक्टिव जो कंसिस्टेंटली क्रिएट करता है इकोनॉमिक वैल्यू अलग अलग सोसाइटीज के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए, वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, सोशल का ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, या दोनों? बोथ सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फटाफट इसका आंसर बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए कि क्या इसका आंसर है। फटाफट आंसर बताओ यार, इसका आंसर क्या है? बहुत ही सिंपल है ये तो, कोई भी बता देगा। वेरी गुड, वेरी गुड। द आंसर इज सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो इकोनॉमिक वैल्यू सोसाइटी के लिए क्रिएट करता है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलो ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का? बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना और उसका क्या प्रभाव जाएगा फर्म के सर्वाइवल पे, ये, या जो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई है उसको इंटरप्रिटेट करना, या ये देखना कि उनके डिपार्टमेंट के पास नेसेसरी पर्सनल है, या लोगों को मोटिवेट करना। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? नॉट अ फंक्शन बोला है। कौन सा फंक्शन है ये नहीं पूछा, नॉट अ फंक्शन पूछा है। ऐसे ही सीबीएसई वाले घुमाते हैं, ठीक है जी। फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ए, दैट इज एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये काम टॉप लेवल का होता है मेरी जान। ये काम किसका होता है? ये काम होता है टॉप लेवल का, ठीक है जी। चलिए ऑलराइट, ऑलराइट, नेक्स्ट देखो। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस देखो, शॉर्ट क्वेश्चंस बोले तो ये सिंपल क्वेश्चंस, ये सीधा आपसे कुछ क्वेश्चन बोले, कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है या कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका आपको सीधा, उसका आंसर आपको सीधा सीधा करना है। बेसिकली ये केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आपके नहीं है, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका पहला ये है शॉर्ट क्वेश्चन, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस, आइडेंटिफाई द प्रोसेस हाईलाइटेड हियर। यानी जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस, जो सफल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो अपने गोल्स को तुक्के से अचीव नहीं करती हैं, बल्कि एक डेलिब्रेट प्रोसेस को फॉलो करके अचीव करती हैं। अब क्या बोला गया है यहाँ पर? कौन सी प्रोसेस हाईलाइट हो रही है आपको वो बतानी है, तो उस प्रोसेस के बारे में बताना है एंड इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करना है, ठीक है। आप बताओ इसका आंसर क्या है? फटाफट बताओ,
फटाफट बताओ, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। द आंसर इज मैनेजमेंट, द आंसर इज फॉर द आंसर इज मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट कैसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाता है, आपको वो बताना है स्टेट, ठीक है। सो हाउ डज मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव स्टेट, मैनेजमेंट कैसे लोगों के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाता है, आपको वो बताना है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करवाता है, जितने भी आप कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स थे आप उनके बारे में लिख के लेके आ जाइए, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, कि कैसे अच्छी सैलरीज वगैरह दे के, अच्छा एनवायरमेंट वगैरह प्रोवाइड करके कुछ ऐसे लिख के आ जाओ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसके 3 मेन डायमेंशंस होते हैं, वो कौन से डायमेंशन होते हैं, तो मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है, ये हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था, ठीक है। इसके 3 मेन डायमेंशंस होते हैं, 3 मेन डायमेंशंस कौन से होते हैं मेरी जान, की मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट के 3 मेन डायमेंशंस होते हैं, वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस, ये 3 डायमेंशंस होते हैं, इसके बारे में लिख के आ जाना, ठीक है, ये भी सिंपल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्ट इज कंसर्न्ड विद पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आर्ट किसके साथ रिलेटेड है, आर्ट रिलेटेड है पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज को अप्लाई करना पड़ता है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट की लाइट में आपको मैनेजमेंट के फीचर्स को कंपेयर करना है आर्ट के साथ, और ये प्रूफ करना है कि हाँ मैनेजमेंट आर्ट होता है। तो मैनेजमेंट तो आर्ट के सारे फीचर्स लेके आओ, उसको कंपेयर करो मैनेजमेंट के साथ एंड बता दो कि हाँ मैनेजमेंट भी आर्ट है, ठीक है। काफ़ी सारे फीचर्स हमने पढ़े थे, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना। तो काफ़ी सारे फीचर्स हमने पढ़े थे, उन सारे फीचर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके इसके साथ कंपेयर करो एंड बता के आ जाओ। बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ाई हुआ है, ठीक है जी, क्लियर, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। स्टाइलस सीधा करो, स्टाइलस सीधा ही तो है यार। चलो जी, तो इतना समझ आ गया, कितने बच्चों को समझ आया, कितने बच्चों से क्वेश्चन बन रहे हैं, जरा एक बार हाथ खड़ा कर दो, मतलब मी लिख दो, बता दो अपने गुल्लू बदमाश मैम को कि हाँ हमसे क्वेश्चन बन रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो समझ जाओ कि हाँ यार बिजनेस स्टडीज़ पे आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। लेकिन अगर आपसे सच में क्वेश्चंस बन रहे हैं तो ठीक है, झूठी तसल्ली मत दो अपने आप को। ऑल राइट, मी चंगा जी। 1 पेजर नोट कहाँ मिलेंगे बेटा, 1 पेजर नोट्स भी आपको इसी ऐप पे मिलेंगे, है ना। वो जो जहाँ पे सारे कंटेंट वगैरह आता है आपको उधर ही मिलेगा, ठीक है। अभी अपलोड नहीं हुआ है, 1 पेजर नोट्स भी आपको ऐप के उसी कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगा जहाँ पर आपको बाकी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो मतलब सब बच्चों को समझ आ रहा है। ऑल राइट, तो अभी हमने क्या कर लिया, अभी हमने एमसीक्यूज भी कर लिया, अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लिए। अब जरा केस स्टडी वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब जरा हम केस स्टडी वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है जी। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है पहला क्वेश्चन है हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। जरा अच्छे से देख लो, दिख रहा है या नहीं, इधर में देख ले, इधर में और बड़ा कर देती हूँ। फिर ये जो क्वेश्चन है आधा क्वेश्चन है, अभी आधा नेक्स्ट पेज पे है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, और बड़ा तो नहीं करना, ठीक है इतना। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। हाँ, मोनिका, रश्मि एंड गरिमा आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। मोनिका, रश्मि एंड गरिमा बचपन की सहेलियां हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन मोनिका जॉइंड अ स्कूल एज अ टीचर। उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की और पढ़ाई खत्म करने के बाद मोनिका ने एक स्कूल में टीचर की पोजीशन पे ज्वाइन किया, ठीक है। ये हमने मोनिका के बारे में जान लिया, ठीक है, कि मोनिका एक स्कूल में टीचर है। रश्मि जॉइंड अ फर्म एज अ सीए एंड गरिमा एज अ जनरल मैनेजर इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। रश्मि ने सीए की पोजीशन पे ज्वाइन किया किसी कंपनी को, एंड गरिमा ने एक जनरल मैनेजर की पोजीशन पे ज्वाइन किया एक एमएनसी को, यानी एक फॉरेन कंपनी को, इंटरनेशनल कंपनी को उसने ज्वाइन किया, ठीक है जी। फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन अ रीयूनियन फंक्शन ऑफ द स्कूल दे मेट ईच अदर। फिर काफ़ी साल बाद स्कूल का एक रीयूनियन का फंक्शन हुआ, आपका भी होगा, अभी आप 12th में हो। फिर जब आप सब कॉलेज में चले जाओगे ना तो आपके स्कूल वाले भी गेट टुगेदर एक रीयूनियन का फंक्शन करेंगे। फिर आप अपने सब पुराने दोस्तों से मिलोगे,
या अभी मतलब हमारे स्कूल वाले भी प्लान कर रहे थे, जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे आगे बढ़ गए हैं, कोई कहाँ पे काम कर रहा है, कोई कहाँ पे काम कर रहा है, सब आदि काफ़ी सारे लोगों की शादी हो गई है, ठीक है। तो एक रीयूनियन प्लान कर रहे थे, है ना। तो अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि क्या ही है यार, ये रीयूनियन गेट टुगेदर क्या ही है, बट जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपके फ्रेंड्स कहीं और होंगे, आप कहीं और होगे ना, तब आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन हिट करेगी कि हाँ यार, मतलब आपको फिर एक दूसरे की याद आएगी। अभी तो आप सब इकट्ठे हो, है ना, तो आप एक दूसरे को मिस नहीं करते हो, लेकिन जब चीज़ हाथ से चली जाती है ना, तब उस चीज़ की असली अहमियत फील होती है ना। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ठीक है, क्या ही है यार, बोर होते होंगे, क्या पार्टी है, स्कूल में दोस्त मिल तो जाते हैं, पता नहीं क्या ही इनको इतना शो ऑफ करना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। अभी आपको ये लग रहा होगा कि बोरिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन व्हेन यू विल ग्रो, जब आप भी कहीं और होगे, आपके दोस्त यार कहीं और होगे, है ना, जब आप मिलने के लिए तरसोगे ना, तब आपको पता चलेगा यार कि आखिर वो दिन भी कितने सुनहरे दिन थे जो हमने 12th क्लास अपने स्कूल लाइफ में बिताए हैं। तो ये लास्ट ईयर है मेरी जान, इसको बहुत अच्छे से स्पेंड करना। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करनी है, इतनी मौज मस्ती कर रहे हो कि पढ़ ही नहीं रहे हो, पढ़ाई भी करो, लेकिन साथ साथ में मेमोरीज भी क्रिएट करो, बिकॉज ये वक्त वापस मुड़ के नहीं आएगा। एक बार ये वक्त चला गया, एक बार ये क्लास चली गई, फिर से मुड़ के नहीं आने वाला, है ना। स्कूल लाइफ वापस नहीं आएगी। दिस इज़ द लास्ट ईयर ऑफ योर स्कूल लाइफ। प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड करो। किसी के साथ अगर कुछ गिला शिकवा है, कुछ भी दिक्कत है, तो उसको भी हटा दो, उसको भी मिटा दो, है ना। अच्छे से रहो, प्यार से रहो। आखिरी साल है, पूरे 15 साल सोचो, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके टोटल 15 साल आपने अपने स्कूल में बिताए हैं, स्कूल फ्रेंड्स के साथ बिताई हैं, एंड कुछ महीने बाद आप उनसे अलग हो जाओगे, है ना। तो ऐसा कुछ मत करना जिससे आपको एक आपके दिमाग में, आपके दिल में ग्रज रह जाए कि यार मैंने उसको ऐसा बोल दिया था, उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, मेरी उसके साथ लड़ाई हो गई थी, है ना। अभी नहीं पता आने वाले टाइम में कि आप कहाँ हो, आपका फ्रेंड कहाँ है, यू डोंट नो, है ना। पता क्या, देखो एक्चुअली हमारे जब हम स्कूल में थे ना, तो 10th तक हमारे साथ एक लड़की पढ़ा करती थी, यानी शी वॉज माई क्लासमेट ओनली, लेकिन मुझे वो पता नहीं क्यों इतनी खास जमती नहीं थी। मैं यही सोचती थी, मुझे ऐसा लगता था कि उसमें बहुत एटीट्यूड है, ठीक है। एंड काफ़ी सारे बच्चों को भी लगता था, यानी जो उसके फ्रेंड्स नहीं थे उसको, उन सभी को यही लगता था कि हाँ इसमें एटीट्यूड है, ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब कुछ साल बाद मैं फिर कॉलेज में 10th के बाद उसे स्कूल छोड़ दिया था। शी जॉइन सम अदर स्कूल। फर्स्ट से लेकर 10th तक वो हमारे साथ ही पढ़ी थी, लेकिन 10th के बाद उसने कोई और स्कूल ज्वाइन कर लिया था, बिकॉज हमारे स्कूल में वो सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। उसने PCB ऑप्ट किया था, ठीक है। फिर ऐसा हुआ तो वो हम कॉलेज में गए, तो कॉलेज मैंने लोकल कॉलेज ही चूज़ किया, जिस सिटी में मैं रहती थी मैंने वही का कॉलेज लिया। लेकिन उसने क्या किया, उसने यूक्रेन का, ठीक है, यूक्रेन पता है ना, यूक्रेन सब अदर पता है ना यार, कितना युद्ध वुद्ध हुआ था। तो उसने यूक्रेन को सिलेक्ट कर, यानी उसने यूक्रेन में जाने की, उसने ये डिसाइड किया कि वो यूक्रेन में जाके अपनी फर्दर स्टडीज़ करेगी, अपनी हायर स्टडीज़ वहीं जाके करेगी, है ना। तो वो क्योंकि उसने PCB लिया था, तो वो मेडिकल की पढ़ाई यूक्रेन से ही कर रही थी। अब उसे कुछ साल यूक्रेन में पढ़ाई की, एकदम से युद्ध छिड़ गया, है ना, एकदम से युद्ध छिड़ गया, तो काफ़ी सारे बच्चे वहाँ रह गए, लेकिन वो लकी थी, वो यहाँ पर आ गई, ठीक है, वो यहाँ पर बच आई। काफ़ी सारी लोगों ने कोशिश की, एंड वो सेफली इंडिया आ गई, ठीक है। इंडिया आ गई, एक आध साल वो इंडिया रही बाकायदा, उससे फिर इधर ही दिल्ली में ही कोई कॉलेज ज्वाइन किया, उसे अपनी फर्दर स्टडीज़ कंप्लीट करने का भी डिसाइड किया कि अब मैं जो मेरी पढ़ाई उधर हो गई है, ठीक है, अब आगे की पढ़ाई मैं इंडिया में ही करूँगी, अब मैं वापस बाहर नहीं जाऊँगी, ठीक है। तो ऐसा हुआ। अब यूक्रेन में इतना युद्ध चल रहा था, वहाँ से भी बच के वो सोचो यहाँ आ गई। एक आध साल बाद एकदम से न्यूज़ आती है, मुझे रात को मैं मोबाइल चला रही थी, मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आता है कि शी इज़ नो मोर, वो चली गई इस दुनिया से। एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये कैसे। कहती कि उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, एंड एकदम से वो उसकी सडन डेथ हो गई। लिटरली यार सोचो, मतलब यार मुझे ये लगता था कि इस लड़की में एटीट्यूड है, हो सकता है उसको भी मेरे बारे में कुछ और लगता हो, है ना। एंड कभी मैंने ये सोचा था कि जिस लड़की के लिए मुझे ये फील होता है कि इसमें तो बहुत एटीट्यूड है, इससे तो मैं कभी बात नहीं करूँगी, है ना, मुझे इससे बात नहीं करनी, लाइक वो इस दुनिया से ही चली जाएगी। कभी नहीं सोचा था यार ये। तो सोच, वो यूक्रेन के युद्ध से भी बच के आ गई, लेकिन इंडिया में आके एक आध साल इधर बाकायदा रही, लेकिन एकदम से उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, वो चली गई, शी डाइड। तो सोचो यार, लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल,
है ना। अभी आपके दिल में किसी के लिए गिला शिकवा होगा, अभी आप किसी को पसंद नहीं करते होगे, किसी से बात नहीं करते होगे, लेकिन यू डोंट नो, लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। 4 साल बाद, 5 साल बाद आप कहाँ हो, आपका दोस्त कहाँ है, आपको नहीं पता है। तो सबके साथ अच्छे से रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो एंड पॉजिटिविटी को स्प्रेड करो। खुद भी पॉजिटिव रहो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, बिकॉज हमें नहीं पता कि कल को क्या हो जाए। तो मेरा कहने का सार यही है बेटा कि दुनिया, लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है हमारे साथ। तो जितना वक्त भी यहाँ पर होना, इस दुनिया में होना, सबके साथ अच्छे से रहो। क्या पता कल को क्या आपके कान तरस जाए किसी की आवाज़ सुनने के लिए, आपकी आंखें तरस जाए किसी को देखने के लिए। तो अभी तक, जब तक भी हो, ठीक है, तब तक बहुत अच्छे से रहो, बहुत खुशी से रहो। वी डोंट नो, हो सकता कोई आपका बहुत अच्छा फ्रेंड आने वाले साल में किसी दूसरी कंट्री में चला जाए, है ना। फिर आप तरसो एक दूसरे से मिलने के लिए। तो यार अभी जब तक साथ हो तब तक खुश रहो, दूसरों को खुश रहो, खुश रखो, मज़े में रहो एंड पॉजिटिविटी स्प्रेड करो यार। बस यही है लाइफ, है ना। गिले शिकवे पालना, किसी से जलना, किसी के साथ बुरा करना, किसी के साथ बुरा बोलना, ये लाइफ नहीं है बेटा। खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, यही है लाइफ। एंड मेरा मोटिव भी यही है, खुद भी खुश रहती हूँ एंड दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करती हूँ। आई डोंट नो कि दूसरे मुझसे खुश होते हैं नहीं होते, बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि यार मैं दूसरों को खुश रखूँ, ठीक है। तो यार आप भी यही करो एंड दिस इज़ द लास्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड करो, बिकॉज ये वक्त वापस बढ़ के नहीं आने वाला, ठीक है जी। क्लियर? चलो यार, ऑल राइट। चलो जी, चलो यार, खैर मैं इमोशनल हो जाऊंगी, इससे बेटर ये है कि पढ़ते हैं। देखो, हाँ, तो क्या बोला गया है, मोनिका, रश्मि एंड गरिमा क्या है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद मोनिका ने एक टीचर की पोजीशन पे स्कूल ज्वाइन किया है, ठीक है। रश्मि ने एक सीए की पोजीशन में एक फर्म ज्वाइन की एंड गरिमा ने एक जनरल मैनेजर की पोजीशन पे एक एमएनसी कंपनी को ज्वाइन किया। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब उनका स्कूल का रीयूनियन फंक्शन हुआ तो एक दूसरे से मिले। रश्मि ने ये बताया, रश्मि सेड दैट दे वर ऑल प्रोफेशनल्स नाउ। तो रश्मि ने ये बोला कि हम तीनों ही सहेलियां प्रोफेशनल बन चुकी हैं, ठीक है। गरिमा टोल्ड रश्मि दैट शी कैन से दिस अबाउट मोनिका एंड हरसेल्फ बट नॉट अबाउट हर, सिंस मैनेजर इज नॉट कंसिडर्ड अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशनल, ठीक है। गरिमा ने ये बोला रश्मि को कि ये बात तो अपने बारे और मोनिका के बारे में बोल सकती है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में नहीं बोल सकती, क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजर होता है, वो फुल फ्लेजेड प्रोफेशनल नहीं कहलाता है, ठीक है। अब आगे क्या क्वेश्चन किया गया है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डिड गरिमा से दैट शी वाज नॉट ए प्रोफेशनल, स्टेट एनी 3 पॉइंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो क्या बोला गया है, गरिमा ने ये बात क्यों बोली कि वो प्रोफेशनल नहीं है, इसके रिगार्डिंग आपको 3 पॉइंट्स बताने हैं अपने आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए। बताइए इसके कौन से 3 पॉइंट्स होंगे। तो कोई भी आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। मैनेजमेंट पता है ना यार, या फिर से बताऊं इसका आंसर, बताइए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या 3 पॉइंट्स लिखोगे। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा आपको इसका। चलो जी, तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है, कहाँ गया यार, हाँ, इसका आंसर है कि आपको मैनेजमेंट के कोई भी 3 फीचर्स लिख देने हैं। 3 पूछे तो 3 लिखो। 4 इन्होंने लिख के इसलिए दिया है कि अगर आपको कोई भी 3 पसंद है तो आप 3 लिख के आ जाओ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं आप 4 ही लिखो, 3 पूछा तो 3 लिखो। जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, सर्विस मोटिव, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो कोई भी 3 फीचर्स को एक्सप्लेन करके बताओ कि गरिमा ने इसलिए ये बात बोली है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है, बिकॉज बस एक ही फीचर सूटेबल है, दैट इज वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज वाला, ठीक है। बाकी के फीचर सूटेबल नहीं है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि गरिमा एक प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है जी। क्लियर? ऑल राइट, बहुत बढ़िया, समझ आया सबको ये क्वेश्चन। तो बेसिकली आपको मैनेजमेंट के प्रोफेशन के फीचर्स बता के आपको ये बताना था कि गरिमा ने ये बात क्यों बोली कि वो एक प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है जी। ऑल राइट, क्लियर, चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली आपको फीचर्स को एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, फिर उस केस स्टडी से अलग अलग एमसीक्यूज पूछे हुए हैं, ठीक है। चलो जी क्वेश्चंस देखो।
क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है सना इज द ब्रांच मैनेजर ऑफ ABCD हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, ABCD नहीं यार ABC, ठीक है। तो सना क्या है, सना एक ब्रांच मैनेजर है ABCD हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड की। द कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की सेल्स को बूस्ट करे, सेल्स को इंक्रीज करे। It sells fabrics, furnishings, ready-mades and household items are made out of traditional Indian fabrics, ठीक है। वो फैब्रिक बेचता है, फर्निशिंग बेचता है, रेडीमेड्स वगैरह बेचता है, ठीक है। एंड ये सारे इंडियन जो ट्रेडिशनल इंडियन आइटम्स होते हैं, ट्रेडिशनल इंडियन फैब्रिक होते हैं, ट्रेडिशनल इंडियन कपड़ा होता है, उसी से सारी चीज़ें बनती हैं। सना डिसाइड्स क्वांटिटी, वैरायटी, कलर एंड टेक्सचर ऑफ ऑल द अबव आइटम्स एंड देन एलोकेट्स रिसोर्सेज फॉर देयर परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स। सना क्या करती है, सना क्या करती है, सना सिलेक्ट करती है कि कितनी क्वांटिटी आएगी, कितनी वैरायटी आएगी, कितने प्राइस इसका रखना है, कितने क्या कलर इसका रखना है, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करती है एंड उस हिसाब से रिसोर्सेज को बांट देती है और ये बताती है कि ये आइटम हमें इस सप्लायर से लेके आना है, ये वाला आइटम हमें इस सप्लायर से लेके आना है, ठीक है। शी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिजाइनर्स एंड क्राफ्ट पीपल इन द कंपनी हु डेवलप्ड सम प्रिंट्स फॉर बेड कवर्स इन ब्राइट कलर ऑन सिल्क। उसने क्या किया, उसने एक डिजाइनर की टीम भी अपॉइंट की जो क्या करते हैं, जो बेड पे सुंदर सुंदर प्रिंट्स बनाते हैं। जैसे कि वो बेडशीट पे सुंदर सुंदर प्रिंट्स नहीं होते हैं, वो फूल पत्ती वाली चादर जो हमारी मम्मी बिछाती हैं, ठीक है, उस प्रकार के लिए उसने डिजाइनर्स रखे हुए हैं जो ये प्रिंट्स बनाते हैं। Although the products looked very attractive and impressive, they were relatively expensive on the front of affordability for an average customer. Although जो प्रोडक्ट्स बहुत ही खूबसूरत थे, दिखने में बहुत प्यारे लगते थे, लेकिन एक एवरेज इंडियन कस्टमर के लिए ये उसके प्रोडक्ट्स महंगे पड़ जाते थे, ठीक है। बिकॉज एवरेज इंडियन हाउस होल्ड्स में क्या होता है, अगर चादर लेनी है मम्मी से पूछना, मम्मी कभी भी ना चादर 1000 रुपये के ऊपर नहीं लेती होंगी, ठीक है। आप पूछना मम्मी से, मम्मी आप चादर कितने रुपए की लेती हो, ठीक है। मान चलो सना ने अपनी चादर का प्राइस सेट कर दिया 3000, तो 3000 की चादर कोई भी एवरेज इंडियन हाउस होल्ड नहीं लेगा, ठीक है। मेरी मम्मी क्या करती है, मेरी मम्मी वही 800-900 वाली चादरें ले लेती हैं, लेकिन जब कोई मेहमान आता तो वो थोड़ी सी महंगी वाली चादर बिछाती हैं, ऐसी करती है मेरी मम्मी, ठीक है जी। इज इट क्लियर? तो क्या बोला गया है, सना सजेस्टेड दैट they should keep the silk bed covers for special festive occasions and offer the cotton bed covers on a regular basis to keep cost under control। तो सना ने ये सजेस्ट किया कि जो सिल्क की जो चादरें हैं, सिल्क की जो बेड कवर्स हैं, वो उसको फेस्टिव सीजन के लिए रखने चाहिए जब फेस्टिवल्स वगैरह आए, एंड जो कॉटन वाली जो चादरें हैं, जो नॉर्मल चादर है, जो डेली वेयर वाली चादर है, उसको डेली बेसिस के लिए रखनी है, जिससे कंट्रोल भी बना रहे, ठीक है, जिससे कंट्रोल भी रहे। अब क्या है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है पहला, शी अपॉइंट अ टीम ऑफ डिजाइनर्स एंड क्राफ्ट पीपल इन द कंपनी हु डेवलप्ड सम प्रिंट्स फॉर बेड कवर्स इन ब्राइट कलर ऑन सिल्क। उसने क्या किया है, उसने अपने काम के लिए डिजाइनर्स को एंड क्राफ्ट पीपल को अपॉइंट किया है, जो क्या करते हैं, जो बेड कवर पे प्रिंट वगैरह बनाते हैं। उन्होंने, सना ने इन लोगों को रखा है, इन डिजाइनर्स को, इन क्राफ्टमैन को रखा है, जो ये काम करते हैं, प्रिंट वगैरह बनाते हैं। अब इस केस में कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन हाईलाइट हो रहा है, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग या डायरेक्टिंग, आपको ये बताना है। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट बताओ। एक बच्चा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्यों बोल रहा है भाई, वो तो पुराना क्वेश्चन था, ये 10 मिनट पहले का क्वेश्चन का आंसर आप क्यों कर रहे हो बेटा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, द राइट आंसर इज स्टाफिंग। स्टाफिंग क्यों, बिकॉज सना क्या कर रही है, कुछ लोगों को अपॉइंट कर रही है ना, सही जॉब पोजीशन के लिए सही लोगों को रख रही है, एंड जब आप सही जॉब पोजीशन के लिए सही लोगों को रखते हो तो यही तो होता है स्टाफिंग मेरी जान, ठीक है जी। तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। ऑल राइट, ऑल राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द अबव केस में कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। ऊपर वाली केस में कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि वो इंडियन हैंडलूम की सेल्स को प्रमोट करेगा एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की सेल्स को प्रमोट करेगा। द अबव लाइन फोकसेस ऑन विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट, जो ऊपर वाली लाइन है वो कौन से मैनेजमेंट के फीचर को फोकस करती है, बताइए कि सेल्स को प्रमोट करना है, क्या है, फटाफट बताओ, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या है।
टेल मी फास्ट गाइस। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। यहाँ पर वो अपना गोल अचीव कर रहे हैं, यहाँ पर वो अपना क्या कर रहे हैं? यहाँ पर वो अपना गोल अचीव कर रहे हैं। ठीक है जी, ऑल राइट ऑल राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू द अबव केस एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट सना इज वर्किंग। ठीक है, इस केस के रेफरेंस में सना कौन से लेवल पे काम कर रही है? लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल या शॉप फ्लोर? बताइए, सना कौन से लेवल पे काम कर रही है? बताइए फटाफट। हाँ कितनी मुश्किल से मैं था। बताइए, ये पूछा गया है इस केस में रेफरेंस, इस केस के रेफरेंस पे सना कौन से लेवल पे काम कर रही है? लोअर, टॉप या मिडिल? बताइए, एक बार केस स्टडी फिर से पढ़ लो। ब्रांच मैनेजर है सना। सना इज व्हाट? सना इज अ ब्रांच मैनेजर। बताइए इसका आंसर क्या है? मेरी जरूरत तू बन गया। वेरी गुड वेरी गुड। तो काफ़ी सारे बच्चे इसका सही आंसर दे रहे हैं, लेकिन जो बच्चे सही आंसर नहीं दे रहे, एक बच्चा बोल रहा है शॉप फ्लोर। हाँ बेटा, सना तो शॉप फ्लोर पे काम करती है। नहीं नहीं, वो तो वॉशरूम में काम करती है यार, तुम क्या बात कर रहे हो? हाँ, ब्रांच मैनेजर है। मैंने क्या बोला था? ब्रांच मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये सारे मैनेजर वगैरह कहाँ पर आते हैं? ये आते हैं मिडिल लेवल में। ये कहाँ पर आते हैं? ये आते हैं मिडिल लेवल में। ठीक है जी, क्लियर, ऑल राइट। सिंपल था यार, और ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं था। चलो जी, कहाँ पर काम कर रही है? मिडिल लेवल में काम कर रही है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Sana suggested that they should keep the silk bed covers for special festive occasions and offer the cotton bed covers on a regular basis to keep cost under control. Sana ने suggest किया कि उसको सिल्क वाले जो कवर है वो फेस्टिवल्स के लिए रखने चाहिए एंड जो कॉटन वाले हैं वो रेगुलर बेसिस के लिए रखने चाहिए। अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट हो रहा है आपको वो बताना है। उससे बेसिकली क्या किया है फटाफट बताओ, क्या किया है सना ने? इसका आंसर बताइए फटाफट। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। उसने चीजों को ठीक किया है। उसने देखा कि चादरें तो सुंदर है, बेडशीट तो सुंदर है, लेकिन फिर भी उसको लोग नहीं खरीद पा रहे, तो उसने ये टेक्निक लगाई, उसने ये तरीका आजमाया कि जो सिल्क वाली है उनको मैं फेस्टिवल्स के लिए रख देती हूँ, जो रेगुलर वाली है, जो कॉटन वाली है, उनको डेली बेसिस पे रख देती हूँ। तो उससे क्या किया? उसे ठीक किया है। ठीक है, आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को देख के जब आप उसको करेक्ट करते हो, ये क्या होता है मेरी जान? ये कंट्रोलिंग होता है। ठीक है, क्लियर, ऑल गुड। चलिए जी, ऑर्गेनाइज कहाँ किया? ऑर्गेनाइज कहाँ से आ जाएगा? उससे ठीक किया है। ठीक है, करेक्टिव एक्शन लिया है। क्लियर, ऑल सेट। फटाफट बताइए समझ आया या नहीं? मेरी जरूरत तू बन गया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये तो हमारे आंसर्स थे। तो ये हाँ, यहाँ पर हमारा गुल्लक खत्म हुआ। लेकिन इसके अलावा मुझे ये बताओ, वैसे तो मैंने क्या किया है? वैसे मैं
जो टेस्ट पेपर होता है, जो हमारा गुल्लक होता है, उसी में बहुत सारे क्वेश्चंस को, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, आपको यह समझ आया, आपसे क्वेश्चंस बने? अगर क्वेश्चंस बने तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट्स थे तो आप पूछ सकते थे, मैंने आपको कल भी बोला था, कुछ अगर डाउट्स वगैरह होते हैं तो वो लेके आना, ठीक है। चलो अब मुझे ये बताओ कि आपके दिमाग में और क्या डाउट है, कुछ इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क, बताइए। इसके अलावा बताओ। मैम प्लानिंग क्यों नहीं हुआ? बेटा प्लानिंग इसलिए नहीं हुआ बिकॉज पहले क्या हुआ था, पहले ये पता चला कि जो लोग हैं वो बेडशीट्स को नहीं खरीद पा रहे हैं, बिकॉज लोगों को महंगी लग रही है। अब जब लोग बेडशीट्स को नहीं खरीद पा रहे हैं, लोगों को महंगी लग रही है, तो सना ने क्या किया, सना ने जो महंगी वाली बेडशीट थी उसको फेस्टिवल सीजन के लिए कर दिया, एंड जो कॉटन वाली थी उसको डेली बेसिस पे कर दिया। तो सना ने देखा कि लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, ठीक है, तो इसके उसको बेचने के लिए उसे ये तरीका आजमाया, उसने इस चीज़ को ठीक किया, कंट्रोल किया, इसलिए हमारा सही आंसर बनेगा कंट्रोलिंग, ठीक है। प्लानिंग तब करती जब वो कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह सोचती, ठीक है। चलिए जी, और कुछ डाउट? पोल क्या लगाऊं? पोल लग तो गया है। मैम कोऑर्डिनेशन वाला बता दीजिए, कोऑर्डिनेशन वाला यहाँ पर कौन सा था? कोऑर्डिनेशन वाला क्वेश्चन बताना है क्या? कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक बताना है? कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक बताना है, कोऑर्डिनेशन वाला यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो बताना है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चलो मैं काम करती हूँ, स्लाइड खोल देती हूँ। दो मिनट रुको। दो मिनट, खोलती हूँ स्लाइड्स। रुक जाओ, खोल रही हूँ वो स्लाइड्स भी, फिर बता दूंगी आपको। खोल रही हूँ, ये अभी गुल्लक लेके आई थी आपके लिए बस। आज की थी, आज 22 तारीख है ना, यही वाला है। चले जी, ठीक है। जब तक बताती हूँ कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन मेरी जान, कोऑर्डिनेशन एक ऐसी बाइंडिंग फोर्स होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जो सारे मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स की, सारी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को क्या करके रखती है, साथ लेके चलती है, ठीक है। अब आपने ये बोला था कि मैम इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बता दो, तो देखो बेटा क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, सबसे पहला पॉइंट था हमारा ग्रोथ इन साइज। तो जैसे ही क्या होता है, कंपनी का साइज बढ़ता है तो वैसे ही कंपनी के एम्प्लॉइज बढ़ते हैं। अगर पहले 15 लोग काम कर रहे थे लेकिन अब 50 लोग काम करने लगे हैं, तो जितने लोग बढ़ने लगते हैं वही लोग अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग बैकग्राउंड होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में सबके, अरे यार, तो ऐसे में सबके, 2 मिनट बता रही हूँ, पहले स्लाइड खोल लूँ, ठीक है। हाँ, तो ऐसे में सबके इंटरेस्ट को कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ये किसका काम होता है, ये काम होता है हमारे कोऑर्डिनेशन का। बिकॉज बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जितनी मुंह उतनी बातें है ना, उतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, तो सबको एक दिशा में लेके चलना, ये काम होता है कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। ये हो गया ग्रोथ एंड साइज। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, परचेस डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस होता है, सेल्स होता है, मार्केटिंग होता है। तो हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम करता है। तो जब हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम करता है तो वो ये सोचता है कि हम अपने पर फोकस करें, ठीक है, हम एक दूसरे के साथ मिलकर ना चलें। लेकिन अगर वो एक दूसरे के साथ मिलके ही नहीं चलेंगे तो चीज़ें वेस्ट होंगी, रिसोर्सेस वेस्ट होंगी। जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर परचेस डिपार्टमेंट भी सामान लेने चला गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी सामान लेने चला गया, तो कंपनी का पैसा वेस्ट होगा, डबल पैसा जाएगा कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट को एक दूसरे डिपार्टमेंट की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट होता है, कोई भी डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता, कभी ना कभी उसको एक दूसरे की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, तो कोऑर्डिनेशन सारे ही डिपार्टमेंट्स को एक कॉमन सिंक में आगे लेके चलता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो, ठीक है। ये वाला सेकेंड पॉइंट भी हमारा हो गया। अब थर्ड क्या था, अब थर्ड था हमारा स्पेशलाइजेशन। अब जैसे ही कंपनी का साइज बढ़ता है, कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ते हैं, ठीक है,
तो उस काम के लिए कंपनी का साइज क्योंकि बढ़ता है तो हर एक काम के लिए स्पेशलिस्ट रखे जाते हैं। अब जब स्पेशलिस्ट को हायर किया जाता है तो उनको ये लगता है कि ये तो हम तो भैया अपने ही काम में परफेक्ट है, हमें कोई आके कुछ भी ना बोले, ठीक है। तो जब इन लोगों को टोका जाता है, कुछ बताया जाता है, तो उन लोगों को बुरा लग जाता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन ऐसे इंटरेस्ट को रिकंसाइल करता है, उनको समझाता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगर ये लोग बोल रहे हैं तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, आप अपने काम पर फोकस करो। एंड कोऑर्डिनेशन दूसरे लोगों को भी समझाता है कि जो उनका काम है उनको वो करने दो, जो आपका काम है आप वो करो, ठीक है। यही था। चलिए और कुछ कोऑर्डिनेशन के फीचर्स भी बता देती हूँ, इंपॉर्टेंस अभी बता दी है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या होते हैं, सबसे पहला फीचर क्या है, सबसे पहला फीचर होता है कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। हर एक इंसान अपना काम कर रहा है, हर एक ग्रुप अपना काम कर रहा है, तो सबको कॉमन दिशा में कौन लेके चलता है, कोऑर्डिनेशन लेके चलता है, बिकॉज एट द एंड गोल तो ऑर्गेनाइजेशन का ही अचीव करना है ना, ठीक है। फिर क्या करता है, फिर कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करता है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी बाइंडिंग फोर्स होती है जो काम को हकीकत में तब्दील करता है, ठीक है। फिर क्या है, फिर कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि साल में एक आध बार परफॉर्म करें फिर छुट्टी, नहीं, हर वक्त पे, हर कदम पे, हर दिन आपको बहुत सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ठीक है। यार ये गलत स्टेप कर दिया, सॉरी यार ठीक है। फिर क्या है, फिर है कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है, टॉप लेवल का मैनेजर भी इसे परफॉर्म करता है, मिडिल लेवल का मैनेजर भी करता है, प्लस लोअर लेवल का मैनेजर भी करता है, हर एक डिपार्टमेंट करता है, प्रोडक्शन हो, परचेस हो, फाइनेंस हो, सेल्स हो, हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने बिहाफ पे इसको परफॉर्म करता है। फिर क्या है, फिर है हमारा कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, यानी खुद ब खुद नहीं पनप जाता, ये खुद ब खुद नहीं होने लगता, ठीक है। कोऑर्डिनेशन को जान के परफॉर्म करवाना पड़ता है, ठीक है, तो ये डेलिब्रेट फंक्शन है। इज इट क्लियर। फिर क्या था, फिर था हमारा कि कोऑर्डिनेशन सारे मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है, टॉप को हो, मिडिल का हो, लोअर का हो, हर मैनेजर को अपने अपने एंड पे, अपने अपने काम पे कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक पूरा ही मैंने समझा दिया है, कंप्लीट ही हो गया, इंपॉर्टेंस भी समझा दी, इसकी फीचर्स भी समझा दिए। और पूछो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोले तो एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव। अच्छा, पर्सनली वाले ऑब्जेक्टिव बोले यहां पर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इंडिविजुअल के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो। और कुछ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन का डिफरेंस ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है धृति, आई विल ट्राई। मैं और वैसे तो काफ़ी सारे केस स्टडीज़ वगैरह मैं करवाती हूँ, लेकिन फिर भी आई मेक श्योर कि और केस स्टडीज़ को मैं ऐड कर पाऊँ, ठीक है जी। मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है, बेसिकली इसमें 3 साइड्स होते हैं, इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। वर्क क्या बोलता है, वर्क ये बोलता है कि आखिर काम क्या करना है, ठीक है। पीपल क्या बोलते हैं, पीपल ये बोलते हैं कि वो काम कौन करेगा। ऑपरेशंस क्या बोलता है, ऑपरेशंस ये बोलता है कि काम कैसे करना है, ठीक है। वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। चलिए जी, सिंक्रोनाइजेशन बोले तो सिंक करके चलना, एक दिशा में अलाइन करके चलना। ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। पर्सनलाइज एप्लीकेशन मतलब होता है हर एक इंसान का अपना तरीका है परफॉर्म करने का। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग अलग है, वरुण धवन की एक्टिंग अलग है, ठीक है। रिलायंस के मैनेजर का मैनेजमेंट करने का तरीका अलग है, टाटा के मैनेजर का मैनेजमेंट का तरीका अलग है, ठीक है। तो हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। चलिए जी, और कुछ, डेलिब्रेट मीन्स जान के, डेलिब्रेट फंक्शन, मैनेजमेंट एक डेलिब्रेट फंक्शन, सॉरी कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है, खुद ब खुद परफॉर्म नहीं होता, इसको जान के परफॉर्म करवाना पड़ता है, ठीक है। और कुछ, पर्सनल, बेटा यहाँ ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो तो हमारा पर्सनल है, एम्प्लॉयज वाला, ये वाला, ये देखो, ये वाला पर्सनल, इंडिविजुअल वाला। मैम लास्ट क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टिंग क्यों नहीं हुआ? लास्ट क्वेश्चन का डायरेक्टिंग इसलिए नहीं हुआ, मैंने वैसे समझाया ही, फिर से सुन लो। यहाँ पर सना ने क्या किया था, यहाँ पर सना ने देखा था कि ये चीज़ से काम नहीं चल रहा, इस चीज़ से कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहे, तो उसने नया तरीका लगाया, तो उसने जो गलती की थी उसको ठीक किया, उसको कंट्रोल किया, है ना। डायरेक्टिंग तब होता जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ डायरेक्ट कर रहे हो कि तुम ये काम करो, उनको मोटिवेट कर रहे हो, उनकी काउंसलिंग कर रहे हो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया था,
ठीक है, ऑल राइट। हायरार्की मतलब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। रामायण खत्म हो गई और एक पूछ रहा है राम कौन है, वाह। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोले तो सार है मैनेजमेंट का। चलिए, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है अपना बिहेवियरल पैटर्न होता है। जैसे कि डॉक्टर्स का एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि अगर किसी पेशेंट का बीपी बढ़ा है, डायबिटीज का लेवल बढ़ा है, तो वो सर्जरी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट है। लेकिन मैनेजर्स का ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, जैसा मैनेजर परफॉर्म करना चाहे वो उस हिसाब से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ? चलिए जी, चल रही है जी। तो सभी बच्चों को समझ आ गया। 5वीं बार पूछ रहा हूँ, CA CS कौन से लेवल में आता है? CA CS वगैरह जो होते हैं मिडिल लेवल में आते हैं, ठीक है। जिनकी कंपनी होती है, ठीक है, जो कंपनी के डिसीजंस वगैरह लेते हैं वो आते हैं टॉप लेवल में। चलिए जी, ऑल राइट ऑल राइट। चलो जी, तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। रुक जाओ यार, एंड स्लाइड लगा दूं, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। एंड आपका 1 पेजर एंड आपका गुल्लक अपलोड हो जाएगा, आज नहीं हुआ तो कल तो हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट मंडे से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंडे से हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। वो जो चैप्टर थोड़ा सा इससे थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है जी। तो वो चैप्टर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहले ही बता दूं, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही दिखा रहे हैं। चलो जी, ऑल राइट। तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा।